सामीन अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड अनलिमिटेड में जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव खबरों के वक्फे के बाद हम दोबारा से ब्रांड के शो का आगाज़ करते हैं। और इस 10 से 11 आज हमारे साथ जेएस इन्वेस्टमेंट से हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर मोहम्मद दानिश, एवीपी कस्टमर एक्सपीरियंस जेएस इन्वेस्टमेंट्स। आज बात करेंगे स्मार्ट सेविंग्स के ऊपर, किस तरह आप अपने सरमायाकारी को किस तरह बेहतरीन अंदाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप उसके मुनाफा से फ़ायदा उठा सकें। और अगर मैं ये भी बात करूँ तो ये जो पूरा हफ्ता है वो पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टेट बैंक की जानिब से भी मनाया जा रहा है ताकि लोगों को ये सिखाया जा सके कि जो वो पैसे कमाते हैं अगर वो कुछ सेव करना चाहते हैं तो क्या तरीक़ेकार होंगे, किन तरीक़ों के ज़रिए वो अपने पैसे को महफूज बना सकते हैं और उसके फ़ायदे से अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। आज इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच दानिश, आज हमारे शो में आप आए। और पहले भी जब आपसे डिस्कशन हुआ था तो आई थिंक वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त डिस्कशन था और बड़ी इम्प्रेस हुई थी कि यार मैंने शायद उस एक साल में बहुत सारे आपके बताए हुए ऐसे मुफीद मशवरे ज़रूर मैंने इस्तेमाल किए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्टेट बैंक की जानिब से ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल अंबर, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो अब तक लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी को समझे नहीं हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्किल सेट है जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है, जिसमें शामिल है आपकी बजटिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वेल्थ प्लानिंग। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं कि आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी जब आप सीखते हैं तो आप अपने फ्यूचर पे कंट्रोल करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस हासिल होता है। अगर हम जनरल ज़िंदगी में बात करें तो हम अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर भी अगर हम अपनी ग्रिप करें, इस पर थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें तो ये वक्त के साथ साथ हमें काफ़ी फ़ायदा देती है। ये एक दफ़ा जब इंसान सीख जाए तो अपने फ्यूचर पे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह अगर आप इस तरह बात करें कि अब उर्फ़ आम में अगर हम जनरली बात करें तो लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि दौलत कमाना। बिल्कुल, लेकिन दौलत कमाने के साथ, पैसा हासिल करने के साथ पैसे को मज़ीद काम पे लगाना और उस पैसे से पैसा बनाना असल आपकी लिटरेसी है कि आप क्या करते हैं। बात आपने बोली, पैसे से पैसा बनाना, दैट इज़ द मेन की पॉइंट। बिल्कुल, तो उसके कुछ बेसिक से सिंपल से स्टेप्स होते हैं कि आप अपनी बजटिंग करें सबसे पहले कि आपकी जितनी इनकम है और एक्सपेंसेस आप उसको मैनेज करते हुए चलें। फिर उसके बाद आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका जो डेट है, आपके कर्ज जो है वो वक्त के साथ बोझ ना बन जाए, आप उसको इंटेलिजेंटली मैनेज करें। फिर अपने इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्लियरली आइडेंटिफाई करें। फिर उसके साथ आप डिसीजंस लें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह करनी है, कितनी ड्यूरेशन की करनी है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर हम जनरली पाकिस्तान में बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो और इसके साथ साथ स्कैम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप जाएं कभी किसी भी अथॉरिटी के पास, वहाँ पे आपको एक फाइल्स का अंबार नज़र आता है। तो स्कैम्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ एक अब जनरल स्किल नहीं रही है, अब ये बेसिकली एक लाइफ स्किल बन गई है जो पाकिस्तान में भी अब लोगों को ज़रूर सीखनी चाहिए ताकि एटलीस्ट सबको सीखनी चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पैसा तो सबके पास है। सही बात है। बिल्कुल, तो पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है स्मार्टली, ताकि वो पैसा आपको वक्त के साथ साथ फ़ायदा दे सके। और अब अगर कोई इंसान ये सीख जाएगा तो वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी एक्चुअली मुस्तकबिल बेहतर बना रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्मार्ट सेविंग की, ठीक है, जब हम पुराने वक्तों में लोगों को देखते हैं कि लोग सेविंग करने के लिए एक कमेटी डाल देते थे कि जी कमेटी डाल लेते हैं, हर महीने जो है ना वो कमेटी डालेंगे तो पैसे एक साथ मिल जाएंगे, फिर वो सेव भी होते रहेंगे। और भी छोटे से ट्रेडिशनल ऐसी सेविंग्स हैं जो आज तक कुछ ना कुछ लोग उन्हीं पे बिलीव करते हैं और करें। तो मैं अगर स्मार्ट का वर्ड यूज़ करूँ तो क्या मतलब है इसका, मतलब मैं किस तरह स्मार्ट सेविंग्स करूँ? अच्छा, देखिए, ट्रेडिशनल सेविंग्स अभी भी चल रही हैं। आप सेविंग्स करना तो सबसे पहली बात है कि ज़रूरी है। सेविंग्स होंगी तो ही फिर उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल है या स्मार्ट है। तो वंस आपने सेविंग्स शुरू किया, अब स्मार्ट सेविंग्स का मतलब ये है कि आप स्ट्रेटेजिकली अपने पैसे को किस तरह सेव करते हैं।
जैसे इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि आप अपने पर्पसफुल सेविंग करें, कि यानी आप अपनी सेविंग्स को अपने गोल्स के साथ लिंक करें कि ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, ये लेट से मुझे 6 महीने में इतने पैसे चाहिए तो मैं कितने मंथली जमा करूँगा, डेली बेसिस पे जमा करूँगा। जस्ट लाइक जैसे आपने कमेटी की एग्जांपल दी, तो उसमें क्या होता है, शादी है 1 साल बाद और 3 साल की कमेटी डाल दी, यानी 36 महीनों की, कि मुझे 12वें महीने में मिल जाएगी, मैं आगे देता रहूँगा। तो इसी तरह आपको जब पता है कि गोल आपका 12 महीने या 18 महीने बाद है तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, इसी तरह मीडियम है, लॉन्ग टर्म है, तो आप इसके साथ पहले तो लिंक करें अपने गोल्स को। फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल टूल्स देखें कि क्या है मार्केट में। सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर रिटायरमेंट के लिए पेंशन फंड्स हैं, सेविंग्स प्लान आते हैं। फिर उसके साथ आप देखें कि रिस्क आप किस तरह मिटिगेट कर सकते हैं और रिटर्न्स आपको कौन से दे रहे हैं। तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपनी रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक, यानी हर प्रोडक्ट, हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता, तो अपनी रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आप फिर अपने बेस्ट पॉसिबिलिटी उस पर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो लें। फिर जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की बात की, तो अब इंटरनेट पे बेहद मवाद मौजूद है जहाँ से आप अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट बना सकते हैं। तो आप ये टूल्स सीखें और फिर उसके साथ रेगुलर इसको मॉनिटर करते रहें। और इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। सही बात है, एक किसी की स्टेटमेंट पे पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, लेट से इंटरेस्ट रेट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर भी करें। तो वन जब आपकी कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, इसकी आपको हैबिट बन जाएगी, तो फिर ये आपकी एक जनरल जो आपकी अभी ट्रेडिशनल सेविंग्स की हैबिट है, ये फिर स्मार्ट होती जाएगी और फिर आप इसको स्ट्रेटेजिकली एक जनरल हैबिट से आपके पास एक ये फ्लो में आ जाएंगे। तो फिर ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दानिश, मेरी एक फिक्स इनकम है, ठीक है, मुझे महीने में इतने पैसे मिलते हैं, तो मैं कैसे सेविंग करना शुरू कर सकती हूँ? क्या स्टेप पहला मुझे होना चाहिए जो मुझे मोटिवेट करे कि जी मैंने सेविंग करनी है? देखें, सबसे पहले तो आपको ये, अगर इनफेक्ट स्टेप की या मोटिवेशन की बात करें, तो सेविंग आपने एडिशनली नहीं करनी। सेविंग को बेसिकली आपने, या चलें इस तरह समझें कि आप इसको पे योरसेल्फ फर्स्ट, कि आप वो पैसे जो आप अपनी कमा रही हैं वो आप अपने लिए तो बचाएं। अगर आप वो सारे खर्च कर लेती हैं तो आप फिर क्या कर रही हैं? तो एक्चुअली इसमें अप्रोच यही कहती है कि आप वो पैसे पहले सेविंग करें, फिर उसके बाद खर्चे करें। बिल्कुल राइट। तो जब आपकी कंसिस्टेंटली आदत बनती जाएगी तो एक टाइम आएगा कि आपको सेविंग की बहुत गहरी हैबिट हो जाएगी, और कंसिस्टेंटली कर रही होंगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगी कि वो छोटी छोटी सेविंग्स के रेगुलर अमाउंट्स आपके लिए एक बड़ा कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। सही बात है, और आई थिंक ये हैबिट होनी चाहिए कि आपको जो भी इनकम मिले उसके एक परसेंटेज, ठीक है, आप उसको पहले से निकालें कि हमने सेव कर। बिल्कुल। तो इसमें जनरली कहा जाता है कि एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम आप इसको मंथली बेसिस पे सेव करें। 20 नहीं कर सकते तो अगर 5, जैसे आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है तो उमूमन देखा जाता है कि उधार लेना पड़ रहा है या ऐसे हालात हैं, बट स्टिल कोशिश ये करें कि 5 to 10 तो करें। इसको देखिए, आप इस तरह लें कि आपने पहले खर्च नहीं करना। अभी तक हमारी अप्रोच अनफॉर्चुनेटली ये है, जो बच जाएगा वो सेव कर लेंगे, जबकि आप सेविंग्स को पहले लाएं खर्चे के तौर पे। जैसे आप बिल्स देते हैं, रेंट देते हैं, तो आप पहले ये करें कि सेविंग्स के लिए इतना अमाउंट रखना है, उसके बाद अब ये पैसे बचें खर्चे के लिए। तो जब ये हैबिट बन जाएगी तो फिर उसके बाद आपको सेविंग्स करने में मज़ा भी आएगा, और जब उस पर रिटर्न आएंगे और वही सेविंग्स बढ़ती हुई नजर आएंगी तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आप पहले से जब निकाल लेते हैं ना, फिर आपको ये होता है कि चलो जी अब जितने पड़े उसमें आप सब खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सेविंग्स आप, और सेविंग करके भूल जाए। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस्लामिक फिक्स टर्म मुनाफा फंड जो है वो किस तरह कन्वेंशनल फिक्स इनकम के ऑप्शन से डिफरेंट है? अच्छा, देखें, जैसे नाम से ही वाज़ेह है कि इस्लामिक, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई कि कन्वेंशनल फिक्स्ड इनकम से मुख्तलिफ हो गया, क्योंकि इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब इस्लामिक चलेंगे। जैसे मुशारका, मुदारबा, इजारा या एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ में इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। तो एक तो ये इस तरह से वाज़ेह इसकी सामने एक फ़र्क आ गया। फिर उसके बाद इसमें जैसे फ़िक्स्ड की आपने बात की, तो इसमें फ़िक्स्ड का मतलब कुछ ऐसे फ़िक्स्ड प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इसमें थोड़ी सी वेरिएशन रहेगी। फ़िक्स्ड का मतलब यहाँ पे फ़िक्स्ड टेन्योर है कि जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो इतने अरसे के लिए पैसे बाउंड रहेंगे और इस पर फिर 10 से 11% के दरमियान आपको एनुअलाइज रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब हम इनका जवाब भी दे देते हैं कि गोल्ड के बारे में इनका था कि वो इतना कीमत बढ़ती जा रही है कि उस पर तो बिल्कुल ही लगता है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताइएगा।
म्यूचुअल फंड्स तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं बिल्कुल आसान ज़बान में बताऊं कि आप हमें पैसे देंगे जेएस इन्वेस्टमेंट्स को, हम उसको मज़ीद आगे मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक, यानी आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितने अरसे के लिए कर रहे हैं, कितना अमाउंट है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके मुताबिक हम आपको फ़ंड रिकमेंड करते हैं। वो फ़ंड आगे मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है, वहाँ से रिटर्न्स आते हैं और वो रिटर्न्स हम आपको दे रहे होते हैं। पूरा प्रोसीजर तमाम ट्रांसपेरेंट है, एसीसीपी से लाइसेंस्ड तमाम ईएमसीज होती हैं, जेएस इन्वेस्टमेंट्स भी है, और आपके तमाम आप अपने मॉनिटर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए रेगुलरली देख सकते हैं जब चाहें। इसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर मैं आपने जैसे गोल्ड की मिसाल दी थी, अब मुमकिन तौर पे आप अगर समझ सकें तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने गोल्ड का कहा, गोल्ड बिल्कुल अच्छा है, पाकिस्तान में रहते हुए लेना चाहिए, बट लिक्विडिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है गोल्ड में। लेट से म्यूचुअल फंड्स में से अगर आपको 10,000 रुपये भी निकालना है और आपने लेट से 1 तोला गोल्ड लिया हुआ है तो वो आपको पूरा बेचना पड़ेगा, वेयर म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी आप 1,000 रुपये भी ज़रूरत पे निकाल सकते हैं। तो जो बहुत एक्स्ट्रा आइडल अमाउंट है फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए तो गोल्ड बेस्ट है। और पास्ट अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो गोल्ड और स्टॉक मार्केट्स सबसे बेस्ट रहती हैं, बट इन करेंट सिचुएशंस और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसके मुताबिक म्यूचुअल फंड्स आपको ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दे सकते हैं। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के बाकी बेनिफिट्स हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन है, हम अभी आगे बात करेंगे, लिक्विडिटी है, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद गोल्ड लेके पाकिस्तान और कराची जैसे शहर में सबसे बड़ा ख़तरा जो हर वक्त मंडलाता रहेगा, बिल्कुल लेके घूम नहीं सकते, घर में है तो मुसलसल जहनी टेंशन है, तो म्यूचुअल फंड्स इस लिहाज से बिल्कुल सेफ हैं। सही बात है, और आप उसको आराम से मोबाइल ऐप के ज़रिए तमाम चीज़ें कर सकते हैं, पैसे चाहिए आपके अकाउंट में फ़ौरन आ जाते हैं मोबाइल ऐप से। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे फिक्स मुनाफा आपके जो इस्लामिक फ़ंड्स है, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं एक एवरेज इन्वेस्टर के जो इस्लामिक फ़ंड में इसमें इन्वेस्ट करे? अच्छा देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि 9 से 11% तक तो इस्लामिक फ़ंड, अभी जो हमारा इस्लामिक फिक्स्ड मुनाफा फ़ंड लॉन्च हुआ है, सो इसमें 10 से 11% रिटर्न मिल जाएगा 3 महीने और 6 महीने के प्लान्स में, और आगे 1 साल वाले ही एनुअलाइज्ड रिटर्न्स होंगे। राइट, अच्छा, उसके अलावा बेनिफिट्स कस्टमर्स के लिए ये हैं कि सबसे बड़ा एक पीस ऑफ माइंड होगा कि रिटर्न्स हलाल हैं, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स हैं, इजारा सुकूक या गवर्नमेंट के ही बॉन्ड्स में से इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें किसी भी उस किस्म के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जो कि इस्लाम में हराम करार दी जाती हैं। तो एक तो पीस ऑफ माइंड है, फिर उसके बाद इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक होगा। और रिटर्न्स की अगर हम मनी मार्केट या ये जैसे फिक्स टर्म की बात करें तो ये इस तरह 11% तक है। अगर इक्विटी की बात करें तो, और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, इट्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जाना चाहें, तो आप बैलेंस्ड और उसके साथ साथ इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इक्विटी में अगर हम पिछले सालों की परफॉर्मेंस देखें तो वो फिर सब मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर देता है, और इवन कुछ सालों तक, या कभी अगर आप बहुत हिस्टोरिकल ग्राफ में जाएँ तो उसने गोल्ड को भी मुमकिन तौर पर बीट किया है। तो इस्लामिक फंड्स में भी आप हर फंड में इस्लामिक ऑप्शन मौजूद है। लेट से आप फिक्स इनकम में आना चाहें, आप मनी मार्केट में जाना चाहें, या आप इक्विटी बेस्ड जो हमारे शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स हैं उसमें जाना चाहें तो उसमें भी आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि अगर समझे मैं किसी बैंक जा रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ, म्यूचुअल फंड्स है या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, तो एक होता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट और एक होता है कि जी इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम कैसे हमें पता होना चाहिए कि यार ये इन्वेस्टमेंट रिस्क में होगी और ये बेहतर है? अच्छा, रिस्की से मुराद मैं आपकी ये समझूं कि थोड़ी सी शेकी या फ्रॉडुलेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो एकदम नीचे जा सकते हैं, हमारा प्रिंसिपल ख़राब हो सकता है, या गुड इन्वेस्टमेंट उसमें क्या किस तरह फ़र्क करेंगे? गुड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप किस इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हैं। अगर जैसे आप जेएस इन्वेस्टमेंट आती हैं तो 30 साल पुराना इदारा है, 30 साल से है, इसका मतलब है कि रिस्की तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आप ये देखें कि रेपुटेशन क्या है। सेकेंडली आप ये देखें कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रही हैं या जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर वो लेट से शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो उसकी आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, यानी इस्लामिक स्कॉलर्स ने उस पर फतवा जारी किया हुआ है, वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, चार्जेस आपको क्लियरली बताए जा रहे हैं, और पास परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये तमाम चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। रिस्की वो होती है आज के दौर में जैसे अगर कोई स्पेकुलेट करे कि फ़ौरन से पैसे दे दें, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं कि लेट से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एकदम मिल गया, फिर कहा 3 महीने बाद मिलेगा, और स्पेशली कैश की लेन देन वाली जो इन्वेस्टमेंट्स है ना आजकल,
वो रिस्की समझी जाती तो हैं। वो भी होती है कि कैश की उस पे? फ्रॉड्स इसी तरह शुरू होते हैं, ओके। तो इसलिए जेएस इन्वेस्टमेंट्स तो स्ट्रिक्टली बताता है कि हम कैश में डील नहीं करते। ट्रस्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, आपका तमाम पैसा थ्रू ट्रस्टी आता है, एसईसीपी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, तो ये आपके एक इन्वेस्टमेंट को अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अच्छा बना देती है कि आप अपने जहनी सुकून में आ सकते हैं कि मैंने सही जगह इन्वेस्टमेंट की है और पैसा डूबेगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल सीनियर सिटीजन्स काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए कोई ऐसी प्रॉफिट रेट्स कितने बेहतर हैं जेएस इन्वेस्टमेंट से, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? सीनियर सिटीजन्स वो जो मंथली इनकम चाहते हैं अपने किचन एक्सपेंसेस के लिए, बिल्कुल बैंक रेट से कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न्स मिल जाएंगे इन म्यूचुअल फंड्स। ओके। यस, तो अगर उन्होंने कहीं टीडीआर फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है तो उससे कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं इन म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली जेएस इन्वेस्टमेंट्स भी बेहतर रिटर्न्स ऑफर कर सकता है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह होता है कि हम मंथली बेसिस पे उनको निकाल भी सकते हैं, इसी तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। ये लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाएगी कि उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे पास रख दिया और उसके बाद जितना मंथली प्रॉफिट होता जा रहा है वो इवन मंथली 30 डेज़ या 60 डेज़, इवन अगर कभी जल्दी भी ज़रूरत है तो वो अपना सिर्फ प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं बआसानी। बिल्कुल। अच्छा, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि लोग एक ही बास्केट में सारे एग्स डालते जा रहे होते हैं और उनको दूसरे ऑप्शंस को वो डाइवर्सिफाई अपने नहीं करते। तो क्या ये ज़रूरी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई भी करें? बिल्कुल, जैसे आपने ही कहा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल सेक्टर्स या एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। लेट से कि जैसे स्टॉक की बात हो रही थी या मनी मार्केट की बात करें या बैंक रेट्स की बात करें, तो सबके रिटर्न्स और सबके लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपको सब पैसा एक साथ नहीं चाहिए, जाहिर है आपके मीडियम टर्म गोल्स अलग हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स अलग हैं। तो आप जब पोर्टफोलियो बनाएं तो आप थोड़े थोड़े पैसे हर एसेट क्लास में डालें, ताकि अगर कहीं एक से किसी टाइम पे प्रॉफिट में कहीं वेरिएशन होती है, वॉलेटिलिटी रहती है कि कहीं कम हो रहा है या कहीं इवन लॉस भी होता है स्टॉक में, तो आपका जो दूसरा पोर्टफोलियो है वो इतना डिस्टर्ब ना हो और उसके प्रॉफिट से आपका वो लॉस थोड़ा सा रिकवर हो जाए। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और म्यूचुअल फंड्स का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप सिर्फ एक फ़ंड की भी बात करेंगे ना, सिर्फ सिंपल एक फ़ंड, अभी तो अगर हम बहुत डाइवर्सिफाई करने चाहें तो हम मल्टीपल फंड फॉर उसके मल्टीपल सेक्टर्स देखते हैं, बट अगर सिंपल एक फ़ंड की भी बात करें तो उसमें भी पैसा सिर्फ एक जगह नहीं रखा होता। सो लेट से अगर हम इक्विटी फंड की बात करें तो उसमें भी मुख्तलिफ कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। बिल्कुल। तो लेट से कि अगर पावर सेक्टर में भी की हुई है, सीमेंट में भी की हुई है, पेट्रोलियम में भी की हुई है, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हो गए। फिर सेक्टर्स की भी डिफरेंट कंपनीज हैं। इसी तरह मनी मार्केट की भी बात करें तो बैंक प्लेसमेंट्स भी हुई हुई होती हैं, बाकी फिर दूसरे सर्टिफिकेट्स पे भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है। तो म्यूचुअल फंड्स का फ़ायदा ये है कि फ़ंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली पहले ही डाइवर्सिफाई कर रहा होता है, और वंस आप थोड़े से फाइनेंशियल लिटरेट हो जाते हैं, आपको पता है कि आपने लेट से एक फ़ंड के थ्रू इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, दूसरे में इतनी कर दी, तो आप खुद भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और फंड मैनेजर भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ वेरी यूजफुल टिप। एक फंड से दूसरे फंड में भी जा सकते और बहुत आराम से कन्वर्जन भी बहुत ईजिली हो सकती है। बिल्कुल। अब तो मोबाइल से ही हो जाती होता है, मोबाइल से हो जाती है, ऑनलाइन पोर्टल से हो जाती है, इवन फोन। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं उसके बारे में। राइट, कैपिटल गेन टैक्स वेरी सिंपल। आपका जितना भी प्रॉफिट है जब आप वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर 15% चार्ज होता है। लेट से आपने इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उस पर आपको एक महीने में 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, आप अब 1,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो उस 1,000 पे 15% आपका कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट होगा, यानी कि 150 रुपये। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल। अगर आप फाइलर हैं तो उसका फ़ायदा फिर आपको आगे जाके भी हो सकता है इसका। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जहाँ ज़ाहिर है हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा ना स्मार्ट मूव होनी चाहिए। अच्छा, लोग स्टॉक मार्केट को भी एक पार्ट बनाते हैं अपना, तो ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखे बगैर उसमें कूद जाना, क्या किस तरह इसको आप इस पर मशवरा देंगे? देखिए, हम तो हमेशा, इनफैक्ट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं यही मशवरा दूंगा कि हम चलें अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉक मार्केट को हटाते हैं, हम कोई भी लेट्स से गाड़ी लेने जा रहे हैं, हम सबसे पहले पूरे अहले मोहल्ला से, हल्का अहबाब से पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है।
एक पूरी रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद वक्त बदला, फिर अब लेट से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, पाक व्हील्स आ गया, आपको सब कुछ करके बता देता है। तो जब हम ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, लेट से गाड़ी के साथ और घरेलू चीज़ों में भी हम किसी की एडवाइस लेते हैं, किसी पे पूरा भरोसा करते हैं, सही तो बात वाई नॉट कि जब आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो आपके पास हज़ारों शेयर्स हैं खरीदने और बेचने के लिए। आप हर कंपनी की पूरी एनालिसिस करेंगे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनकी फोरकास्टिंग करेंगे। तो इस सब हेजल से बचने के लिए एक बेहतरीन तरीका है कि आप सिंपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। तो वो ऑलरेडी हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं हाईली स्किल्ड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो वो ये सारे एनालिसिस और रिसर्च करके ऑलरेडी बैठे होते हैं। उनके डिसीजंस एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के डिसीजन से एट मेनी टाइम्स बेहतर होते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में भी अगर कोई जाना चाहता है, अगर तो कोई बहुत एक्सपर्ट है, ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं, तो अगर वो खुद करते हैं तो इट्स फेयर इनफ। बट अगर कोई नया इन्वेस्टर है और वो स्टॉक मार्केट में जाना चाहता है, तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि पहले वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स जाए, थोड़ा सा फ्लेवर ले कि लेट से किस तरह से वॉलेटाइल होता है, वॉलेटिलिटी होती है। इसी में जैसे अगर हम आगे बात करें कि अगर वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, तो उस सूरत में एग्जैक्टली कि उस वक्त में क्या करना है। जैसे अमूमन लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं, ये आज इतना ज़्यादा मार्केट गिर गई, मैं सब बेच रहा हूँ, लॉस बुक कर लिया। तो पैनिक सेलिंग ना करें, डाइवर्सिफिकेशन रखें, फिर उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपना नज़रिया रखें कि ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिकवर होगा। फिर उसके बाद रेगुलरली मॉनिटर करते हुए अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना भी ज़रूरी है, रीबैलेंसिंग भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें सारी देखनी है। फिर इन्वेस्टमेंट सिर्फ करते रहें कि लेट से जब मार्केट अगर गिरी हुई है, आपने पैनिक सेलिंग नहीं किया, आपके पास पैसा था, तो उस वक्त आपने और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अब आपकी बाइंग और लो प्राइस पे हो गई, तो ये एवरेजिंग आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरी हुई मार्केट या इन बैड टाइम भी खरीद लेना इट्स गुड। अच्छा, एक और सवाल है इसमें कि इस्लामिक फंड सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होते हैं, नॉन मुस्लिम भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मिसकंसेप्शन कह लें या एक बहरहाल सबके लिए है। इस्लामिक फंड्स का मतलब ये है कि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक। अब इस्लामी उसूल क्या है? इस्लामी उसूल ये हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एसेट बैक्ड में होगी, इजारा यानी पार्टनरशिप, जो प्रॉफिट शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, मुशारका, मुदारबा, उनकी बेसिस पे होगी। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी इस्लामिक फंड्स हैं तो ये सिर्फ इस्लामी मुसलमानों के लिए हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही है, तो उसमें कोई भी आ सकता है जो इस तरह का इंटरेस्ट रखता हो कि जिसको एसेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट करनी हो, या जहाँ पे उसको टेंजिबल एसेट्स जहाँ पे हो उस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो ये सारे ऑप्शन सबके लिए ओपन है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी। कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप और रोशनी डालना चाहेंगे दानिश? बस ये है कि लोग, अब मेरा मशवरा लोगों को यही है, और इनफैक्ट जो सुन रहे हैं अगर कुछ उन्होंने कुछ सीखा तो इट्स गुड, फ़ायदा होगा और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बस ये कि अपनी जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं उसको आप रूए कार ला के अमल पैरा हों, यानी आप अब सोचे नहीं, सोचने का टाइम अब थोड़ा सा गुजर गया। अब जितने आगे वक्त आ रहा है और मुश्किल वक्त आ रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जल्दी लेना है। अपने आप क्विकली अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स आइडेंटिफाई करें, अपने रिस्क एपेटाइट को समझें, अपनी सेविंग्स हैबिट्स को बनाएं। जब कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली स्पेंडिंग को कंट्रोल करें, सेविंग्स की हैबिट को बच्चों में बिल्ट इन करें। बच्चों से ही वो बड़ी टीनेज में आएगी और फिर वो आने वाले मुस्तकबिल में फिर वो अपने सेविंग्स को कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके साथ साथ ये कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हों, अकाउंट्स ओपन करें। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जेएस इन्वेस्टमेंट्स के साथ करें, जहां आपको करना हो अकाउंट जरूर बिल्कुल आप एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स की तरफ आएँ, सेविंग्स की तरफ आएँ, प्लान्स देखें। फिर उसके बाद रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करें। तो बस जब फाइनेंशियल सिस्टम में लोग शामिल होंगे तो ऑब्वियसली फिर इकनॉमी के लिए भी बेहतर है और मुल्क भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। सो ट्रू, बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये छोटी छोटी सी जो सेविंग हैबिट्स होती हैं वो आपको आगे जाके बड़ा अच्छा लगता था। वो बचपन में एक गल्ला रखा होता है ना, उसके अंदर हम सिक्के और कुछ छोटे छोटे नोट्स डालते रहते थे, और जब वो टूटता था तो बहुत सारे पैसे निकलते थे। बिल्कुल उस पर एक पोइट्री सी थी कि वो बचपन में सीखा था वो बचत का तरीका, वक्त के साथ बदलता गया तरीका, गुजरते वक्त ने सिखा दिया ये भी कि सिर्फ बचत के सहारे गुजारा अब नहीं। सही बात। आई होप ये क्लियर अगर लोगों को समझ आ जाए कि सिर्फ बचत के सहारे गुजारा अब नहीं, और पैसे से पैसा कैसा बनाना है, अभी ये सवाल ज्यादा बेहतर है कि पैसे बजाय एक ही जगह पड़े रहे, उसको डबल कैसे करना है ये हमने सीखा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, स्मार्ट सेविंग।
स्मार्ट सेविंग्स। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दानिश। आई थिंक हमने बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को कवर कर लिया, और आई होप जो ये स्टेट बैंक का जो ये आपने स्टेप उठाया है कि ये पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को बना रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग ये सीख सकें कि बैंक अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। ताकि हम पैसे को कंट्रोल भी कर सकें, उससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है और इसमें हम लोग खुद भी फ़ायदे में रहते हैं। बिल्कुल।